वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो किसान है, हमारी कंट्री में क्या हर एक कंट्री में जो किसान है वो अन्नदाता होते हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री में जो कंडीशन है वो किसानों की काफी ज्यादा खस्ता कई बार आप लोगों को नजर आती है। अभी फिलहाल कल जो है बारिश देखने को मिली दिल्ली के आसपास वाले रीजन में। इसी के साथ में किसान भी काफी लार्ज स्केल पर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब लोग ये देखें यहाँ पर जितनी सर्दी एकदम बढ़ गई है, क्या कंडीशन अब वहां पर बनी होगी। पर फिर भी जो गवर्नमेंट है वो कुछ बातें लेकर सामने आ रही है, पर प्रॉपर वे में किसानों की सारी बातें नहीं मान रही है। तो जिसके चलते किसानों ने अपना जो प्रोटेस्ट है उसको यहां पर नेशनल लेवल पर ले जाने की बात की है, और लगभग 165 जो टोल प्लाजा हैं नेशनल वाइड, उन पर यहां पर ये ब्लॉकेड लगाया जाएगा। तो इसके चलते आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि सिचुएशन किस तरीके से यहां पर चेंज होती हुई नजर आती है। एक और काफी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग जो हैं वो किसानों के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो हमारी कंट्री के वो जवान जो कि देश की सेवा कर कर अब फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, उनके द्वारा बोला गया लगभग 25,000 जो ऐसे जवान थे उनके द्वारा अपने मेडल जो हैं वो वापस करने की बात की गई है यहां पर। कि यहां पर आज की डेट में अगर देश में हम लोग दो लोगों के बारे में मेनली बात करें, जय जवान जय किसान का नारा आप लोगों ने सुना होगा। तो जवान भी अब किसानों के फेवर में आ गए हैं। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट का आगे क्या स्टेप उठता है यहां पर, कि या इन जो ये बिल अभी लाए गए हैं, इनको जो एक्ट बने हैं अभी रिसेंटली, इनको रिपील करते हैं या फिर रिपील नहीं करते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। जब यहां पर गवर्नमेंट ने आनंद फानन में यहां पर इनको पास किया था, अगर यहां पर इनको रिपील करके प्रॉपर वे में डिस्कस करके पार्लियामेंट में जनता के सामने चीजों को रख के एक सिस्टमेटिक वे में कमेटी को सेंड करके अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो कैसा रहेगा, या फिर जिस तरीके से ये अड़ियल रवैया चल रहा है यही कंटिन्यूअस यहां पर रहना चाहिए। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप लोग अपनी राय इसके बारे में जरूर बताइएगा। आज है संडे, संडे को फंडे और फंडे के साथ में रिवीजन डे के साथ में थोड़ा सा स्टडी डे भी इसको बना लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी पूरे वीक में डिस्कस किया है संडे और सैटरडे में उसको रिवाइज किया कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में वही आप लोगों को मेनली काम आने वाला है, वरना कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। इसी के साथ में आप लोगों को ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है सैटरडे में, यानी कि जो निबंध होता है सैटरडे में आप लोगों को दिया जाता है, तो उसको भी कंप्लीट किया कीजिए। सैटरडे और संडे दोनों दिन आप लोगों के पास में रहते हैं। और एक एथिक्स का क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने आता है, वो मेनली आप लोग एक अच्छा नैतिक व्यवहार कैसे कर सकते हैं सोसाइटी में, उसके लिए होता है। तो भले ही आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों से यह पता चलेगा कि रियलिटी में अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग उसको कैसे टैकल करोगे। तो ऑफिसर के तरीके से नहीं, बीइंग ए सिटीजन इंडिया भी आप लोग उसको देख सकते हैं कि यार मेरे सामने भी तो एक कंडीशन बन सकती है, तो मैं इसको कैसे टैकल करके चलूंगा या चलूंगी। तो इस तरीके से आप लोग उसको देखेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। आज का जो एफएक्यू वाला सेक्शन होता है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहां पर, जो कि है भाषण 4 आइलैंड के बारे में। भाषण 4 आइलैंड क्या है, कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, तो इसको डिटेल में यहां पर समझाया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी के साथ में, बैकग्राउंड में आप लोगों को लेकर चलता हूं। बैकग्राउंड यहां पर है ये कहां का, ये है म्यांमार का। म्यांमार हमारी कंट्री का एक पड़ोसी देश है, जो कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य को टच करता है। 4 राज्य कौन से हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो हमारी कंट्री के जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य को टच करने वाला है म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो म्यांमार है इसके अंदर मैक्सिमम बुद्धिस्ट कम्युनिटी पाई जाती है। पर लेकिन अगर बात करें जो रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में हम लोग बात करें, ये यहां पर एक छोटे से एरिया में रहते हैं जिसको रैखाइन बोलते हैं। रैखाइन प्रोविंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो रैखाइन प्रोविंस में यहां पर ये जो लोग रहते हैं, ये इनके बीच में और जो यहाँ के लोकल लोग और जो इनकी आर्मी है म्यांमार की, उनके बीच में झड़प हुई। तो इन्होंने यहां पर इनको काफी लार्ज स्केल पर देश से निकाला, मारा, रेप किए गए औरतों के, यहां पर काफी सारे लोगों की जान चली गई, बुढ़े बच्चे बहुत सारे लोगों की यहां पर जान गई। तो ये जैसे तैसे यहां से अपनी जान बचाकर भागे। और ये नाफ रिवर है बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर, याद रखना NAF, ठीक है, जिसका जो यहां पर एरिया है वो काफी खतरनाक है। जैसे तैसे जान बचाकर गए, कुछ बह भी गए इसमें, इधर उधर किसकी जान चली गई। तो फिर वो मैक्सिमम जो लोग हैं वो बांग्लादेश में पहुंच गए, क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश था, यहां से आसानी से जाना। तो बांग्लादेश में पहुंचे। हालांकि लगभग माना जाता है कि 40,000 के करीब जो है उनके द्वारा इंडिया में भी एंट्री की गई। कुछ लोग यहां पर श्रीलंका में भी पहुंचे, कुछ लोग यहां पर इधर मलेशिया और थाईलैंड के अंदर भी गए। पर जो मैक्सिमम जो एरिया था वहां पर वो पहुंचे कहां पर, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का पड़ोसी देश है, जो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है हमारी कंट्री के राज्य के साथ में। तो इसको भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं बांग्लादेश को, तो देख सकते हैं वेस्ट बंगाल टच करता है, इधर आसाम टच करता है, यहां पर मेघालय टच करता है, और यहां पर त्रिपुरा टच करता है, और यहां पर ये मिजोरम टच करता है। तो ये है बांग्लादेश वाला राज्य, जिसको बांग्लादेश वाला जो कंट्री का एरिया जिसको हमारे राज्य टच करते हैं।
तो ये जो एरिया है यहां पर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब बहुत सारे लोग जाकर रहने लगे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं तो उनका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो एक तरीके से बांग्लादेश के ऊपर काफी बड़ा ये संकट आ गया कि कैसे इतने सारे लोगों को खाना खिलाया जाए और कैसे इतने सारे लोगों को रखा जाए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इंडिया के ऊपर संकट आ गया था 1971 में, जब यहां पर वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जिसको आज के में बांग्लादेश बोलते हैं, इसके ऊपर अटैक किया गया। तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने भी एक स्टेप उठाया कि कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने इंटरफेयर किया और बांग्लादेश एक नई कंट्री बना दिया। बांग्लादेश जो नई कंट्री बना, आप लोग ये बताइए इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला कौन सी कंट्री थी, यानी कि सबसे पहले जिसने बोला कि हाँ बांग्लादेश एक नया देश है, कौन सा यहां पर ऐसी कंट्री थी। उसी के साथ में बांग्लादेश के द्वारा अभी यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। ठीक है, फ्री ट्रेड नहीं, बेसिकली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है यहां पर ये, जिसको पीटीए के नाम से बोला गया है। हमारी कंट्री सेकंड कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ बांग्लादेश एक नई कंट्री बन गई है। तो उस टाइम पर यही सिचुएशन हमारे साथ में हो गई थी, हमने इंटरफेयर किया, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। अभी यहां पर बांग्लादेश के पास में कोई ऐसा पावर तो है नहीं इस तरीके से यहां पर इसको कंट्रोल किया जा सके। तो बांग्लादेश क्या कर रही है कि जो भी यहां पर लोग आ गए हैं जैसे तैसे इधर उधर से निकलकर, उनमें से बहुत सारे लोगों को वो एक पर्टिकुलर आइलैंड है यहां पर जिसका नाम है भाषण 4 आइलैंड। ये भाषण 4 जो आइलैंड है यहां पर, इसमें यहां पर इनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है मेनलैंड से, ताकि यहां पर इन लोगों को रखा जा सके और यहां पर ही अलग से इनके देखरेख की जा सके, जो भी देखरेख करनी है, और ऑल ओवर वर्ल्ड से सपोर्ट मिल सके यहां पर प्रॉपर वे में। तो ये इस तरीके के अरेंजमेंट यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाषण 4 जो आइलैंड है यहां पर, ये एक स्टोरी है यहां पर मेघना रिवर के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। चलिए इसका भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। दो मेन इंपॉर्टेंट रिवर जो इंडिया के अंदर जो काफी ज्यादा न्यूज में कई बार रहती हैं और जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक तो है हमारी प्यारी गंगा रिवर का नाम सुना होगा, और दूसरा है ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ये यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि इसके ऊपर अभी चाइना ने बांध बनाने की बात की है। तो इसको यारलंग ज़ेंगबो या फिर सेंगपो के नाम से भी इसको जानते हैं, तिब्बत वाले रीजन में हमारी कंट्री में एंट्री करती है, तो इसको आप लोग ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ही एंट्री करती है बांग्लादेश के अंदर, इसको जमुना बोल देते हैं। और इसी के साथ में जब गंगा रिवर है हमारी, वो एंट्री करती है जब यहां पर दो डिवाइड हो जाती है यहां पर, ये एक तो हुगली वेस्ट बंगाल में चली जाती है इसकी ब्रांच, और दूसरी को बोलते हैं पद्मा। ये कहां पर जाती है, ये जाती है वेस्ट इसके बांग्लादेश के अंदर में। जब दोनों आपस में जाकर मिलती हैं फिर इसको हम लोग मेघना बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाली रिवर है जिसके बारे में हम लोग बात करें, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बताया है। यहां पर तो बात क्या की जा रही है, बात यहां पर यही की जा रही है कि आप बेसिकली जो यहां पर अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, एक मिनट रुकिए, ये जो मेघना रिवर है यहां पर जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो ये एक तरीके से ब्रह्मपुत्रा रिवर और जो हमारी कंट्री की जो गंगा है उसको मिक्सचर जो होता है वो जाकर यहां पर इसको मेघना बोलते हैं, और ये जाकर फिर बे ऑफ बंगाल में यहां पर गिरती है। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा वगैरह ये सारे नाम आप लोगों ने सुनोगे, तो यहां पर इसी के माउथ पर आप लोग यहां पर ये देखने को मिलते हैं। तो ये जो रिवर है इसी के आसपास में यहां पर आप लोगों को ये भाषण 4 आइलैंड नजर आता है जहां पर रिप्लेस करने की बात की जा रही है। अब भाषण 4 आइलैंड जो है इसको लेकर इतना जो शोर शराबा क्यों चल रहा है, अब वो बातें आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। अभी यूनाइटेड नेशन जो कि यूएन है, यूएन में आज के में 193 मेंबर हैं, इसके द्वारा ये बोला गया कि आज की डेट में जो भाषण 4 आइलैंड है वहां पर आप लोग इनको रिप्लेस मत कीजिए। इनके द्वारा अभी 1600 के करीब यहां पर ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं इनको वहां पर रिप्लेस करने की बात की जा रही है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है यहां पर बांग्लादेश से कि ऐसा आप लोग न करो, क्योंकि यहां पर जो ये आइलैंड है ये काफी फर्जाइल आइलैंड बताया जा रहा है। फर्जाइल का मतलब ये अभी नया नया आइलैंड यहां पर बना है, और ये आइलैंड अभी कोई स्टेब्लिश आइलैंड भी नहीं है प्रॉपर वे में। इस पर यहां पर अभी मिट्टी कट रही है काफी लार्ज स्केल पर। आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और खासकर जब मॉनसून आता है काफी लार्ज स्केल पर बारिश होती है तो इससे भी कई सारे लोगों की जान जा सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा भी यहां पर बांग्लादेश को बोला गया कि ये आइडिया आप लोग ड्रॉप कर दीजिए, जो भाषण 4 आइलैंड में लोगों को आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इंसानियत के नाते भी सही नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी बताया गया है। भाषण 4 आइलैंड के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ये बांग्लादेश में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर अभी लोग नहीं रहते हैं, तो यहां पर इनके द्वारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर्टिकुलर एरिया में इसको 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो 4 पिया आइलैंड या फिर भाषण 4 आइलैंड कोई भी आप लोगों को बोले तो ये एक ही नाम है यहां पर। इसी के साथ में ये यहां पर 40 स्क्वायर किलोमीटर
जो एरिया है यहां पर ये फॉर्म किया गया था 2016 में, यानी कि 2016 में बना था ये, अभी नया नया बना है, ठीक है। लगभग आप लोग बोल रहे हैं मोटे मोटे तौर पर तो 14 साल इसको कंप्लीट हुए अभी इसको बने। हिमालयन जो रीजन है यहां पर उससे निकलकर ये बना था यहां पर। और बांग्लादेश का जो बेसिकली जहां पर रोहिंग्या अभी जो प्रेजेंट जो बांग्लादेश का जो एरिया है जहां से मेनलैंड से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये देखने को मिलेगा। तो इसके चलते और कई सारी बातें क्या बताई जा रही है, जो ह्यूमैनिटेरियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से यूएन के बारे में बात की उनके द्वारा भी बोला गया, और इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इनके इन्वायरमेंट के ऊपर जो फोकस देते हैं, बोलते हैं कि एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा चक्रवात यानी कि साइक्लोन आते हैं। तो लोग जो आप लोग जिनको यहां पर भेज रहे हैं ना, वो आगे आने वाले टाइम में उनका सर्वाइवल जो है वो यहां पर मुश्किल हो जाएगा। भाषण 4 जो लैंड है यहां पर ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है, यानी कि तैरता हुआ आइलैंड है ये। तो जल्दी यहां पर इसकी संभावनाएं लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम में खत्म हो सकता है, क्योंकि नया नया अभी बना है जो प्रॉपर वे में स्टार्ट लगभग यहां पर 2006 में हुआ था। अब 2000 मतलब लगभग 10 साल इसको प्रॉपर वे में एक प्रॉपर शेप लिए हुई है अभी। और ये माना जा रहा है कि लगभग आधा किलोमीटर हर साल ये इरोड हो जाता है, यानी कि कट जाता है। पानी में जो बहाव होता है ना, पानी आ रहा है तो उससे कटकर ये निकल जाता है। तो हर साल लगभग आधा किलोमीटर, तो लगभग 500 मीटर के करीब हर साल ये खत्म होता जा रहा है। तो इसके चलते और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। जब यहां पर अभी यहां पर अगर बात करें बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बारे में, तो वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी फालतू की बातें हैं। अभी जब अम्फन साइक्लोन आया था तो उस टाइम पर हम लोगों ने कई सारी अरेंजमेंट की थी, हमारे ऑफिशियल ने यहां पर काफी सारे अच्छे से काम भी किए हैं। तो हम लोग इसको एक सेफ जोन की तरीके से लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। तो बांग्लादेश अपना जो मूव लेकर चल रहा है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। पर लेकिन रियलिटी में अगर बैकग्राउंड में जाकर देखा जाए तो यहां पर कहानी कुछ और ही है। बांग्लादेश पल्ला झाड़ रहा है। बांग्लादेश बेसिकली सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी इनको अपनी मेन लैंड से निकाला जाए और इस लैंड पे इसको पहुंचाया जाए, और यहां से जब भी मन करेगा अब ये जब जाए मरे, या हमारे ऊपर इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ये म्यांमार वाले इनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है अब तक भी, वरना अब तक ये चले जाते। तो हम लोग को यहां पर इसका जो दिक्कत है हम लोग क्यों झेलें। तो बांग्लादेश इसको इस तरीके से देख रहा है। एक जो इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल निकल कर आ रही है रोशनी एक्ट के बारे में, आज इसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये एक तरीके से जो संडे में आप लोग का डिस्कशन रहता है, इसमें कई सारे वो आर्टिकल आते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए होते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में उनका एक्सप्लेन किया जाता है, पर्टिकुलर एक तरीके से उन्हें की बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में, ताकि आप लोग ये जो क्वेश्चन बने ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलो, प्रीलिम्स का तो मतलब यूपीएससी हो गया ओनली, ये स्टेट पीसीएस बैंकिंग या एसएससी किसी की भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हर जगह फायदा पहुंचाएगा। जैसे रोशनी एक्ट पूछ लेगा किस राज्य से रिलेटेड है, यूपीएससी में जाएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में पूछ लेगा कि कैग की रिपोर्ट के चलते अभी क्या बात बताई गई है, रोशनी एक्ट पर क्या अभी यहां पर जो कंडीशन निकल कर आ रही है, क्या क्या यहां पर प्रोविजन है, आखिर क्यों रोशनी एक्ट कंट्रोवर्सी में है। तो हर एक एग्जाम के लिए टोटल डिटेल में यहां पर जब इंफॉर्मेशन रहती है तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो रोशनी एक्ट को अगर आप लोग समझिए यहां पर, तो रोशनी यानी कि कुछ ना कुछ रोशनी यानी कि लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जा रही है, तो उसी के नाम पर इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट रखा गया है। गवर्नमेंट यहां पर अगर बात करें अभी हाईकोर्ट के हिसाब से अगर चलें, जो रोशनी एक्ट है ये यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है, जो यहां पर अभी रूलिंग है इसके द्वारा। 4 दिसंबर को जम्मू एंड कश्मीर JNK गवर्नमेंट के द्वारा फाइल की गई एक पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर, और पूछा गया कि रोशनी एक्ट के तहत यहां पर जो इसको अभी नल एंड वॉइड करार दिया गया है, इसको रिकंसिडर किया जाए। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, यहां पर जिनको जमीन मिली थी, बहुत सारे गरीब लोग हैं यहां पर जिनकी जमीन यहां पर छिन जाएगी, तो इसके चलते वो कहां पर जाएंगे। तो कोर्ट के द्वारा भी डिक्लेयर किया गया इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑल एक्शन थे वो अंडर जो एक्ट के लिए गए थे उनको भी यहां पर एक तरीके साइड में किया गया है। ओरिजिनली जो ये एक्ट था, जब यहां पर बोलते नहीं कि ओरिजिनली हमारा संविधान कैसा था, तो ऐसे ही जब ओरिजिनली यहां पर ये एक्ट था, ये यहां पर J&K स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट था यहां पर ये, जिसको नल एंड वॉइड करार दिया गया है। मतलब क्या था? मतलब यहां पर ये था, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर ये कोई गांव है, ठीक है, इस गांव के बहुत सारे जो लोग हैं यहां पर, ये इस गांव के आसपास जमीन है जो कि खाली पड़ी हुई है। ऐसे ही इस गांव के लोगों ने सोचा यार कुछ काम किया जाए, तो इन्होंने यहां पर ये जमीन कुछ लोगों ने यहां पर ले ली, कुछ ने यहां पर, कुछ ने यहां पर, और इन्होंने यहां पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर एक गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट ने ये बोला कि चलो ये जमीन पर आप लोग काम तो कर ही रहे हो, आप लोग अच्छे से काम करते रहिए यहां पर, और ये जमीन आप लोग हमारी है, जमीन एक तरीके से गवर्नमेंट की जमीन है, ये जमीन आप लोग खरीद लो, इसके लिए आप लोग कुछ पे करो हमको। ठीक है, और जो भी पैसा यहां से इकट्ठा होगा वो पैसे को हम लोग यूज करेंगे यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर दिया गया कि जमीन आप लोग यूज कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो कट ऑफ डेट रखी गई यहां पर, ये 1990 कट ऑफ डेट रखी गई कि 1990 के पहले यहां पर अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हो तो ये जमीन आपकी, और आप लोग पेमेंट करो मार्केट जो भी प्राइस है उस लैंड का यहां पर। अब यहां पर जो फिलहाल अभी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि ये भी जो लैंड ऑक्यूपाई कर रखी है, तो 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इसको खाली कीजिए, जो भी यहां पर ये जमीन इनको लोगों को दी गई थी। आखिर ऐसा क्यों बोला गया?
तो इसके पीछे यहां पर कई सारी बातें हैं, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे तो अच्छा आप लोग इसका आंसर लिख पाएंगे या फिर आंसर दे पाएंगे, या फिर आप लोगों से कोई वैसे भी पूछे कि क्या चल रहा है जमीन जो लैंड का जो लैंड से रिलेटेड, मान लीजिए आप लोग फार्मर है, किसान के बेटे हैं आप लोग या बेटी हैं, आप लोग अगर एग्जाम में जाते हैं तो आप लोगों से यहां पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो लैंड से रिलेटेड इशू चल रहा है वो क्या है, क्योंकि किसान से रिलेटेड बात की जा रही है तो आप लोगों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखेगा, और खासकर अगर आप लोग जिस तरीके के बैकग्राउंड के साथ में हैं, आप लोग अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलिए उस पर्टिकुलर एरिया में राज्य के अंदर क्या हो रहा है। लड़कियां हैं तो अपना राज्य के अंदर क्या कोई लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई रूल और रेगुलेशन लाए जा रहे हैं, तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप लोगों को समझकर प्रिपेयर करनी पड़ेंगी पैरेलल में, ठीक है। तो ये कोई बताने नहीं आएगा, आप लोगों को खुद से अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी आप लोगों ये चीजें। अगर बात करें 2001 में जो फारूक अब्दुल्ला जो रिजीम है, यानी कि जो गवर्नमेंट थी यहां पर, उसके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाए गए थे। रोशनी एक्ट में इनके द्वारा क्या किया गया था, जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस था, लोगों के पास में बिजली नहीं थी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई, पर लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए इनके द्वारा यहां पर क्या काम किया गया, इनके द्वारा बोला गया कि यहां पर ये सर्कुलर इनके द्वारा नोटिस जारी किए गए यहां पर, ताकि लोगों तक यहां पर जमीन को पहुंचाया जा सके। तो इनके द्वारा 20 लाख कैनाल यहां पर बेसिकली, जो कि लगभग 2.5 लाख एकड़ लैंड में यहां पर ये आ रही थी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि लगभग ये 25,000 करोड़ रुपए यहां पर इकट्ठा करने में हेल्प करेंगे। यानी कि जो भी जमीन है उनको ये जमीन दे दी जाएगी और 25,000 करोड़ रुपए यहां पर इकट्ठा किए जाएंगे, और उस पैसे को पावर जनरेट करने में हम लोग राज्य के अंदर यूज करेंगे। तो ये इनके द्वारा यहां पर बोला गया। तो यहां पर जो एक तरीके से ये सारी कंडीशन ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की गई, तो जो ओनर थे एक तरीके से उनको मार्केट प्राइस पर यहां पर ये जमीन जो थी एक्वायर कर ली गई। तो पहले इसका जो कट ऑफ डेट थी 1990 रखी गई, फिर आगे चल के 2004 कर दी गई, और फिर आगे चलकर इसको 2007 तक भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो जिसके चलते काफी सारी जो जमीन थी वो कई सारे लोगों के द्वारा एक्वायर कर ली गई। तो यहां पर जो कैग है हमारी कंट्री में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक बॉडी है, और यहां पर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो ये जाकर उसको चेक करता है कि भैया ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो अच्छा बात है, थम्स अप देकर उसको बोलता है सही है, लगे रहो मुन्ना भाई। पर लेकिन अगर गलत हो रहा है तो फिर इसके हाथ में पावर है कि उसको प्रॉपर वे में देखे, चेक करे, और कहां गलत हो रहा है वो सारी बातें पार्लियामेंट के सामने रखे। तो आर्टिकल 148 में यहां पर कैग के हाथ में ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैग के द्वारा जब रिपोर्ट रखी गई यहां पर जो बिफोर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के 2014 में, तो यहां पर कई सारी इरेगुलरिटीज इसमें देखने को मिली, यानी कि कई सारी उल्टी सीधी हरकतें यहां पर की गई है। खासकर जो लैंड ट्रांसफर किया गया यहां पर 2017 से लेकर 2013 तक का, उसमें इनके द्वारा जो इकट्ठे करने थे पैसे, वो करने थे 317 करोड़ रुपए इकट्ठे करने थे, जो जमीन इनके द्वारा दी गई है। पर लेकिन इकट्ठा कितना किया, इकट्ठा किया ओनली 76 करोड़ रुपए, यानी कि बाकी का कहां गया, वो घपला हो गया, समझ में नहीं आ रहा है किधर चला गया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कांग्रेस के टाइम पर यहां पर जो वाड्रा जी हैं उनको काफी सारी जमीन यहां पर एज ए दामाद के तौर पर दी गई। ये कई सारी न्यूज आप लोगों ने इस टाइम पर पढ़ी होगी, ठीक है। तो उनको भी कई तरीके चेक की गई, तो कुछ न्यूज जो थी वो एक अलग थी, उसमें कई सारी बातें बताई गई थी, क्या सही है क्या गलत है वो तो कोर्ट के बाद में और सारी जो चीजें वो सामने आई जाती हैं। पर लेकिन यहां पर जो चीजें हैं वो ये है कि यहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, जो बेसिकली जमीन जिसको देने की बात की जा रही थी उसके नाम पर पीछे धंधा चल रहा था। जिन लोगों तक जमीन पहुंचनी चाहिए थी उनको तो पहुंची या नहीं पहुंची, पर लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर, इनके द्वारा बहुत सारी जमीन हथिया ली गई। यानी कि ये जो जमीन थी उनके लोगों के द्वारा हथिया ली गई, जिनको लगा कि मौका है अभी यहां पर ये काम कर लो। और जो बात की गई, जो पीरियड था यहां पर जो राइट ग्रांट किया गया, ये 33,000 जो कैनाल का कश्मीर वैली के अंदर, और लगभग यहां पर अगर देखा जाए बाकी का जम्मू के अंदर यहां पर ये देखने को मिली 3,000 लगभग, ये यहां पर लगभग 3,14,000 के करीब कैनाल जम्मू के अंदर। तो ये बोला गया कि टोटल मिलाकर घपला जो किया गया इनके द्वारा 25,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया, ये कैग ने बोला। यानी कि दिखाने के लिए कुछ और हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और, वो वाली बात निकल कर आई। तो क्या यहीं से ये चीजें स्टार्ट हुई? नहीं, इससे पहले से चीजें स्टार्ट हो रखी है। एसके जो बलाल है यहां पर, इनके द्वारा 2011 में एक पिटीशन डाली गई, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको पीआईएल बोलते हैं। पीआईएल अगर क्या है समझ में नहीं आता है, पॉलिटी के अंदर जाइए, पीआईएल बाय वीर सर्च कर लीजिएगा, डिटेल में वहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई कोर्ट में जाता है, अपने फायदे के लिए नहीं, लार्ज पब्लिक के लिए अगर कोर्ट में जाता है, तो उनके द्वारा बोला गया कि ये जो एक्ट यहां पर लाया गया ना, जिसको रोशनी एक्ट बोल रहे हैं, ये रोशनी एक्ट नहीं है, ये अंधेरा क्रिएट करने वाला एक्ट है। और ये पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट जो यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, रेवेन्यू ऑफिसर है, ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं गरीबों को जमीन के नाम पर। तो यहां पर ऐसा किया, मान लीजिए 50 एकड़ जमीन जो थी वो मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो उसमें से 5 तो गरीबों को कर दी और बची 45 ये यहां पर एक तरीके से खा गए, डकार भी नहीं ली खाने के बाद में।
तो ये कंडीशन निकल कर आई। तो सिचुएशन ये थी कि 2014 में जब कैग की रिपोर्ट के बारे में यहां पर बात की गई, तो इसके चलते अंकुर शर्मा जो एडवोकेट थे उनके द्वारा बोला गया कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाए, ये गलत तरीके से यहां पर इसको मिसयूज किया गया है। तो 2018 में जब सत्यपाल मलिक जो है यहां पर गवर्नर बने, तो उनके द्वारा यहां पर इस एक्ट को रिपील कर दिया गया और बोला गया ये यहां पर सही नहीं है। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो हाई कोर्ट की जो बेंच थी उसके द्वारा जो यहां पर चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस जो राजेश बिंदल थे यहां पर, इनके द्वारा भी ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया अक्टूबर 2020 में। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में जो रोशनी एक्ट है इसकी रोशनी छीन ली गई है। अब ये यहां पर रोशनी नहीं अंधेरा कायम है, तमराज किलिस वाला एक्ट बन गया है, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें खत्म हो गई। पर लेकिन अब यहां पर ये न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है कि ऐसा नहीं है कि इसमें सब अमीर लोगों को ही जमीन दी गई है। बहुत सारे लैंडलेस कल्टीवेटर हैं, इंडिविजुअल हैं जिनको जमीन दी गई है, उनकी भी जमीन यहां पर छिन रही है। तो कम से कम उनके बारे में तो सोचो। तो यहां पर जो रिच अमीर या वेल्दी लोग थे उनकी तो चलिए आप लोगों ने छीन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जो कि यहां पर उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये काफी बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। इनके पास में कमाने खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कोई पॉइंट कम से कम एक वैलिड पॉइंट है। तो प्रॉपर वे में एनालिसिस करके तो यहां पर इसको पॉइंट को काउंट किया जा सकता है कि हां जो पर्टिकुलर ये सेक्शन है, मान लीजिए पॉलिटिशियन हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनको तो एक तरीके से लतियाया जाए, उनको तो साइड में फेंका जाए उठा के। पर लेकिन जो किसान फार्मर, जो छोटे छोटे लैंड होल्डर है जिनकी रोजी रोटी इसी के ऊपर टिकी हुई है और कोई ऑल्टरनेटिव उनके पास में कमाने का नहीं है, उनको कम से कम ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। अब इसको काउंट करने के लिए यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा रिव्यू पिटीशन यहां पर फाइल की गई है ताकि सिचुएशन को थोड़ा समझा जाए। और ये जो गरीब तबका है सोसाइटी का, कुछ तो होगा कम से कम 2%, 4%, 5%, तो उनको कम से कम काउंट कर चला जाए, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है, काउंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो एक्ट है यहां पर ये बात कर रहा है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो हमारी कंट्री में जो अभी इंडियन रेगुलेटर हैं वो यहां पर बोल रहे हैं, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरा है यहां पर भारत बायोटेक। तो यहां पर ये अपनी दवाइयां प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर जो रेगुलेटर है वो ये बोल रहे हैं कि पहले सुधर जाओ, पहले डेटा लेकर आओ, उसके बाद में आप लोगों को यहां पर चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये जो स्टोरी है, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट और भारत जो बायोटेक है यहां पर, ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर ये फ्रंटियर है हमारी कंट्री में, जो वैक्सीन चाहते हैं कि हमारी कंट्री में लाई जाए। पर लेकिन जो यहां पर हमारी कंट्री में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा बोला गया कि भैया पहले थोड़ा सा सुधर जाओ, पहले डेटा लेकर आओ प्रॉपर वे में, कहां पर आप लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्या ये कैपेबल है प्रिवेंट करने में कोविड-19। तो अगर प्रॉपर डेटा आप लोग लेकर आ रहे हैं तो ही यहां पर इसको यहां पर यूज किया जाएगा। यानी कि अप्रोच जो है यहां पर वो काफी अच्छी है। इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलिए, तभी सही तरीके से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर एक मिनट ये वाला देखिए। आप लोग हमारी कंट्री में जो ड्रग एंड ये कंट्रोलर जो स्टैंडर्ड खासकर जो यहां पर प्रोवाइड कराते हैं, इसको जो पूरा ऑफिस जो है इसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर समझिए आप लोग, हम लोगों ने बात की यहां पर जो किसके बारे में, हम लोगों ने बात की यहां पर जो ड्रग कंट्रोलर है जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये यहां पर डेटा मांग रहा है इमरजेंसी वैक्सीन के लिए यूज करना है। ये किसके अंदर आता है, तो मेन जो बॉडी है वह सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये यहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो अप्रूवल ऑफ द लाइसेंस स्पेसिफिक कैटेगरी में इनके द्वारा दिए जाते हैं। अब यहां पर विद इन CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये यहां पर इसके अंदर होता है, जो कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। तो ये यहां पर क्या करते हैं, ये एडवाइस करते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग जो कंसल्टेटिव कमेटी है, कि ताकि यहां पर ड्रग्स के ऊपर ध्यान रखा जा सके कि जो दवाई हम लोग लेकर आ रहे हैं वो दवाई देखिए, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी अप्रूवल के लिए उसको यूज किया जाना है तो दो चीजें होनी चाहिए, या तो वो दवाई एक सही इंपैक्ट डाले कि हाँ जो बीमारी है जैसे कोविड-19 उसको ठीक कर रही है, या फिर दूसरा है कि वो कोई इंपैक्ट ही ना डाले तो यहां पर इसको अप्रूवल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि तब भी अप्रूवल दे दी जाए वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, पता चला यथा स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परिस्थिति को थोड़ा सही करे, ये नहीं कि परिस्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दे यहां पर, या क्या बात है, यथा स्थिति परिस्थिति। आज तो महाभारत चल गया, पूरा हिंदी शब्द आ गए पूरे। तो जो इमरजेंसी यूज है यहां पर, यानी कि अगर यहां पर आपातकालीन अगर यूज आप लोग लेना चाहते हैं ऑथराइजेशन यहां पर वैक्सीन के लिए, तो देखिए कन्वेंशनल प्रोसीजर है यहां पर, एक प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल निकल कर आती है, अगर ये वैक्सीन पहले यूज की जाती है एनिमल्स के ऊपर, फिर इसको आगे चलकर फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के अंदर इसको ह्यूमन के ऊपर भी इसको यूज किया जाता है, ताकि सेफ्टी और इफिकेसी कैसी है इसको समझा जा सके कि ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं डालने वाली है। तो तब जाकर यहां पर एक तरीके से अगर प्रॉपर वे में चीजें समझी जाती है, तब नेक्स्ट लेवल यहां पर सामने निकल कर आता है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बेसिकली
लिए अगर कोई ऐसी बीमारी सामने आ गई है, उसका ना तो अब तक कोई दवाई है ना कोई इलाज समझ में आ रहा है, और समझ में ये आ रहा है कि अगर कोई यहां पर एक दवाई यूज नहीं की गई तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो दो तरीके हैं, या तो उनको मरने दो या फिर कोई भी दवाई देकर, मरने तो ही है, अगर दवाई नहीं दोगे तो कम से कम अगर बचा सकते हो तो बचा लो कुछ को। तो इस तरीके से अगर कोई एक्सट्रीमली रेयर बीमारी जैसे कोविड-19 अभी देखने को मिल रही है, ऐसी कोई बीमारी आती है तो तब जाकर यहां पर इस तरीके से सोचा जाता है कि कोई दवाई निकाल कर लेकर आते हैं और ये दवाई यहां पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए लाई जाती है। तो यहां पर इसको बोलते हैं इमरजेंसी अप्रूवल की भैया देख लो, मर तो रही है, अगर बचा सकते हो तो यार बचा लो। और ये इमरजेंसी अप्रूवल का फंडा निकलकर कहां से आया? अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यूएसए के जो स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा इमरजेंसी अप्रूवल की बात की गई कई सारी दवाइयों की जो डेवलप की गई है। एक तो फाइजर के द्वारा, दूसरा यहां पर है बायोनेटेक, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर ये दवाई बनाई गई और इनके कोविड-19 की दवाई थी, उनको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। तो कई सारे प्रोविजन यहां पर इनकी कंट्री में है अगर ऐसा कुछ किया जाए। तो हमारी कंट्री में कहां पर है इमरजेंसी अप्रूवल के प्रोविजन? तो हमारी कंट्री में कोई ऐसा नहीं है कि जैसे EUA के तहत यहां पर प्रॉपर प्रोविजन इनके यहां पर है। हमारी कंट्री में है कोई ऐसे प्रोविजन नहीं। हमारी कंट्री में ड्रग एंड द क्लिनिकल ट्रायल रूल है 2019, ठीक है। तो ये जो ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल है, इनके हिसाब से यहां पर एक्सेलरेट किया जाता है जो अप्रूवल प्रोसीजर है, यानी कि जैसे नॉर्मल प्रोसीजर चलता है ना, उसको थोड़ा सा उसमें किक दे दी जाती है कि हाँ थोड़ा सा फास्ट आप लोग इसको कर सकते हैं। पर लेकिन प्रॉपर प्रोविजन नहीं है हमारी कंट्री में कि हाँ भैया ऐसे यहां पर लिखा हुआ है इस तरीके से आप लोग इस काम को कर सकते हो, नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो यहां पर ये रूल ये जरूर याद रखेगा, हमारी कंट्री में अगर इमरजेंसी अप्रूवल किसी को चाहिए तो वो न्यू ड्रग एंड द क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 जो है उसके तहत यहां पर ये अप्रूवल ऐसा लेना पड़ता है। अगर हमारी कंट्री में प्रॉपर वे में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है तो फिर क्या किया जा रहा है? इसलिए हमारी कंट्री में जो ड्रग रेगुलेटर हैं वो बोल रहे हैं यहां पर कि भैया आप लोग ना प्रॉपर इवेल्युएट करिए जो टेक्निकल डेटा है और वो हमारे सामने लेकर आइए, हम लोग उसको चेक करेंगे। अगर हम लोग सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को यहां पर इसका अप्रूवल देना है या नहीं देना है। तो ये बातें यहां पर निकल कर आ रही है। तो इसीलिए यहां पर दो है, यहां पर अगर देखा जाए, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोगों ने बात की है, ठीक है, और दूसरा भारत बायोटेक के बारे में हम लोगों ने बात की, जिसके बारे में स्टार्टिंग में नहीं बताया था मैंने। एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं पुणे के अंदर, ये महाराष्ट्र में बेस है, और बायोटेक इंस्टीट्यूट यहां पर हैदराबाद में है। तो ये भी आप लोगों से देखिए क्या होता है, एग्जामिनर ना आप लोगों से कई बार थोड़ा सा एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, जब कई बार न्यूज में इंस्टीट्यूट, तो 4 इंस्टीट्यूट के नाम आप लोगों को दे देगा। स्टेट पीसीएस में बड़ी चीजें पूछी जाती हैं और पूछ देगा नाम देने के बाद में कि बताइए भैया कौन से एरिया में ये इंस्टीट्यूट यहां पर ये एस्टेब्लिश है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? पुणे में है, ठीक है। तो पुणे में है सीरम, और इसी के साथ में भारत जो टेक है ये हैदराबाद के अंदर में। तो याद रखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको बोला गया है कि आप लोग जो है सेफ डेटा यहां पर आप लोग हमारे सामने लेकर आइए फेज 2 और 3 की ट्रायल में, कि आप लोगों ने लगभग 16 से वॉलंटियर के ऊपर इसको ट्राई किया है और ट्राई करने के बाद में आप लोगों की जो दवाई है वो सेफ है, ठीक है। उसको इवेल्युएट करेगी यहां पर कमेटी और फिर देखेगी क्या डिसीजन इसके ऊपर लेना है। तो यहां पर इसको बोला 1600 सैंपल आप लोग यहां पर कम से कम इसके लेकर आओ। अब बात करें यहां पर भारत बायोटेक को, इसको बोला गया कम से कम 28,500 के करीब वॉलंटियर के ऊपर आप लोग अपना सैंपल लेकर आओ। तब हम लोग आपको यहां पर देखेंगे, उसको चेक कर कि आप लोगों ने सही से काम किया और उसके बाद में आप लोगों को अप्रूवल दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहां पर ये भैया ये इस तरीके का ये इंटरफेयर इस तरीके का डिफरेंस को किया जा रहा है। एक को बोला गया 1600 सैंपल लेकर आओ, एक को बोला गया 28,500 सैंपल लेकर आओ। वो इसलिए क्योंकि ये जो दवाई है ये कई सारी कंट्री में अभी यहां पर खासकर यूएसए के अंदर भी इसके ऊपर अभी डेटा अवेलेबल है। कई सारी जो यहां पर इनके द्वारा अच्छे यहां पर रिसर्च स्टडी की गई है, तो ये ऑलरेडी वहां पर एक तरीके से सही डायरेक्शन में चल रही है दवाई। और यहां पर इसके लिए इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसको बोला गया आप लोग प्रॉपर वे में डेटा को लेकर आओ। तो इसके चलते यहां पर एक कंडीशन चल रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा अप्रूवल किया गया यहां पर ये CHAdOx1 ये जो वैक्सीन है जो यूके के अंदर ऑलरेडी यहां पर पोटेंशियली अप्रूवल इसको दे दिया गया है, तो इंडिया के अंदर भी यहां पर इसने यहां पर थोड़ा सा एक इसको ये बोला गया कि हाँ चलो ऑलरेडी इसका बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रखा है तो थोड़ी सी छूट दे देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं कहीं पर सिलेक्शन लेने के लिए, तो सिलेक्शन लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पर एक तो आ रहा है कौन आ रहा है, रिटायर्ड कोई आर्मी पर्सन आ रहा है, ठीक है, वहां पर आप लोगों के साथ में कंपटीशन में, और एक आप लोग है बिल्कुल फ्रेशर जा रहे हैं। तो जो रिटायर्ड पर्सन है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, एयरफोर्स आर्मी से रिटायर होकर आता है तो वहां पर उसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि हाँ यार इसके पास में ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पहले थोड़ा सा आगे लेकर चला जाए। और बाकी के जो ये नए नए हैं सारे, इनको तो सबसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग से, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो इनको थोड़ा सा अभी और ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको और ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए बोला, इसको बोला अप्रूवल दे देते हैं, थोड़ा सा और स्टडी आप लोग कर लीजिए बस यहाँ पर। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो अगर कन्विंस हो जाते हैं यहाँ पर ये रेगुलेशन जो एजेंसी है, तो दवाई के लिए यहाँ पर अप्रूवल इसको दे दिया जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से अगर क्वेश्चन बने तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को यहाँ पर नहीं रखना है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर हम लोगों ने देखे, तो डिटेल में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो एथिक्स वाला क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों का टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा,
और इसी के साथ में वो आप लोगों को फेसबुक पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर भी, और फेसबुक पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा फेसबुक वाले ग्रुप में भी। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यही देखा हमारी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिविजन जरूर कीजिए जो भी आप लोगों ने पूरे इसमें पढ़ा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये रोहिंग्या कम्युनिटी को शिफ्ट करने की बात की जा रही है भाषण 4 आइलैंड पर, ये हम लोगों ने देखा, इसके बारे में डिटेल में आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। सारी चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने पर जो रिवर है, खासकर ये वाला रिवर सिस्टम हम लोगों ने समझा, कहां पर मेघना, कहां पर जमुना और कहां पर पद्मा बोला जा रहा है रिवर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा इसको जरूर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहां पर जो रोशनी एक्ट है उसके बारे में क्या कैग बोल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट बोल रही है, और क्या यहां पर जो लोग बोल रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन बनी है। तो डिटेल में क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने वैक्सीन के बारे में देखा, तो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के बारे में बात की हम लोगों ने डिटेल में, कहां पर क्या क्या कंडीशन चल रही है, तो काफी डिटेल में इसको समझा हम लोगों ने। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। आप लोगों ने अगर यहां तक लेक्चर देखा है अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना। मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।